हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम एक माइक्रो कैप कंपनी डिस्कस करने वाले हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए के आसपास है। यूजुअली इतनी छोटी माइक्रो कैप कंपनीज में बहुत बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते, ना ही ब्रोकरेज फर्म्स इस तरीके के स्टॉक्स को कवर करती हैं। इवन इन कंपनीज की मैनेजमेंट्स भी रेगुलर कॉन कॉल्स नहीं करती। यानी इस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है इन्फॉर्मेशन की। Usually, retail investors lack information in these kind of stocks, which make these kind of stocks one of the most riskiest. इसीलिए इस चैनल पे मैं यूजुअली इस तरीके की माइक्रो कैप स्टॉक्स को कवर करना प्रेफर नहीं करता। कृष्णा डिफेंस वाज द लास्ट स्टॉक आई थिंक जो हमने इस चैनल पर कवर किया था। माइक्रो कैप स्टॉक था, उसने पिछले 7-8 महीने में अच्छा परफॉर्म किया है, बट दैट माइट नॉट बी द केस एवरी टाइम। जिस कंपनी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ऑल ई टेक्नोलॉजीज। ये आईटी सेक्टर की कंपनी है और सबसे अच्छी बात इस कंपनी की ये है कि मैनेजमेंट रेगुलरली कॉन कॉल्स करती है, जो यूजुअली छोटी कंपनीज में हमको देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा कंपनी के मार्जिन्स ठीक ठाक हैं, कंपनी की ग्रोथ भी ठीक ठाक है। ऑलमोस्ट 20% के मार्जिन्स हैं और 20% की हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे कंपनी बहुत ज्यादा महंगी नहीं लग रही। और एज फार एज बैलेंस शीट इज कंसर्न्ड, कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर आज के दिन में लगभग 150 करोड़ के आसपास का कैश है, which makes me very interested in this stock। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज प्लीज मेरी या किसी और की सलाह सुनने के बाद प्लीज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो पहले अपनी रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं और इस तरीके के स्टॉक्स में, माइक्रो कैप स्टॉक्स में प्राइस वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑल ई टेक्नोलॉजीज इज नॉट आवर टिपिकल आईटी कंपनी लाइक इन्फोसिस या टीसीएस फॉर 2 रीजंस। पहला रीजन तो ये है कि जो ऑल ई टेक्नोलॉजीज है ना, वो वर्क करती है एमएसएमईज के साथ। यानी जो बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनीज होती हैं उनके साथ ऑल ई टेक्नोलॉजीज वर्क नहीं करती। नंबर 2, दे वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम। ऑलमोस्ट सारा धंधा इनका माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम से आता है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 का नाम सुना है तो ऑल ई टेक्नोलॉजीज इज द इनर सर्कल पार्टनर फॉर दिस प्रोडक्ट। जिस भी एमएसएमई कंपनी को अपनी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के लिए डायनामिक्स 365 इंप्लीमेंट करना है तो वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑल ई टेक्नोलॉजीज के साथ। यूजुअली डायनामिक्स 365 को इंप्लीमेंट करने में 6 महीने से 18 महीने का टाइम लग जाता है। तो मोस्ट ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इंप्लीमेंटेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365। तो अगर ऑल ई टेक्नोलॉजीज को समझना है ना तो माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 समझना पड़ेगा। किसी भी कंपनी को, विच एवर सेक्टर इट बिलोंग्स टू, अगर उसको ग्रो करना है तो उसे अपने इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना होगा, आईटी सॉफ्टवेयर्स को कंपनी में इंप्लीमेंट करना होगा ताकि उस कंपनी की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़े, है ना। तो ये सॉफ्टवेयर किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, फाइनेंस से हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से हो सकते हैं। यानी कितना रॉ मटेरियल आ गया, कितना चला गया, कितना यूज हो गया, हमारे पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, उस सब प्रोसेस को ऑटोमेट करना पड़ता है। उसके बाद सप्लाई चेन के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, एचआर के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, सेल्स के लिए चाहिए, मार्केटिंग के लिए चाहिए, कस्टमर सपोर्ट के लिए चाहिए। और मार्केट इस तरीके के सॉफ्टवेयर से ना फ्लडेड है। बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट मार्केट में आज के दिन में अवेलेबल है। आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर का नाम भी सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल ईआरपी सॉफ्टवेयर हैं, ओरेकल और सैप सबसे फेमस है। ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, कंपनी की जो इंटरनल प्रोसेसेस है ना उनको ऑटोमेट करते हैं। जैसे फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग होगी या फिर सप्लाई चेन से रिलेटेड इश्यूज हो गए, इन सबको ये सैप जैसे सॉफ्टवेयर और ओरेकल जैसे सॉफ्टवेयर ऑटोमेट करते हैं। उसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गए। आपने सेल्स फोर्स का नाम सुना होगा। सेल्स फोर्स क्या करता है कि आप अपने कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रोसेसेस को कैसे ऑटोमेट कर रहे हैं। ये सेल्स के ऊपर फोकस करता है, मार्केटिंग के ऊपर फोकस करता है, कस्टमर सर्विसेज की तरफ फोकस करता है। तो बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो एक कंपनी को अपने प्रोसेसेस में इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं ताकि वो कंपनी और ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सके। सेल्स फोर्स, ओरेकल, सैप, ये बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर्स हैं, अपने फील्ड के बादशाह हैं। इसीलिए जितनी भी बड़ी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं उन्होंने ये सॉफ्टवेयर अपनी कंपनीज में इंप्लीमेंट करवा रखे हैं। लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये सॉफ्टवेयर बहुत बल्की प्रोडक्ट्स हैं। यानी अगर आपको अपने कंपनी में सैप इंप्लीमेंट करवाना है तो आपको बड़े बड़े सर्वर्स खरीदने पड़ेंगे। उसके बाद लीगेसी सिस्टम से सारा डेटा उठाने में
और सैप के अंदर डालने में इट विल टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम। उसके बाद आपको एक मेंटेनेंस टीम हायर करनी पड़ेगी जो आपकी आईटी रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन कर सके। इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस एंड अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। जो बड़ी बड़ी कंपनियां तो अफोर्ड कर सकती हैं, लेकिन जो छोटी एमएसएमई कंपनीज हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाती। यहां पर एंट्री होती है अपने हीरो की, यानी माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365। डायनामिक्स 365 एमएसएमई को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपको क्या इंप्लीमेंट करना है। इनके पास सारे सॉफ्टवेयर है, सेल्स का सॉफ्टवेयर है, मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर है, एचआर का सॉफ्टवेयर है, फाइनेंस का सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये आपकी कंपनी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप कौन से वाला प्रोडक्ट इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं। पे फॉर व्हाट यू नीड, समझे? तो अगर एक एसएमई को, अगर सपोज कीजिए आज उसको महसूस हो रहा है कि मुझे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, तो वो डायनामिक्स 365 के पास जा सकते हैं और कहेंगे कि हमको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाला जो मॉड्यूल है ना वो दे दीजिए, हम सिर्फ अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ऑटोमेट करना चाहते हैं। जैसे जैसे हमारी कंपनी का साइज बढ़ेगा, हमें नया सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, उस दिन हम सेल्स का सॉफ्टवेयर खरीद लेंगे या उस दिन हम मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर खरीद लेंगे। तो आप आज के दिन में सिर्फ उस चीज के लिए पे कर रहे हो जो आप यूज कर रहे हो, विच मेक्स दिस सिस्टम वेरी फ्लेक्सिबल। और यहां पर आपको बड़े 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 सर्वर्स रखने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपका सारा काम क्लाउड के ऊपर होगा, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर क्लाउड के ऊपर, यानी सर्वर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद बल्कि जो मेंटेनेंस की टीम्स आपको चाहिए वो भी रखने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से डायनामिक्स 365 है ना, वो एमएसएमई कंपनीज के लिए एक प्रेफर्ड चॉइस और प्रेफर्ड सॉफ्टवेयर बन गया है। आपकी कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, फॉर एग्जांपल 2 बंदों की कंपनी है, तो भी आप 365 यूज कर सकते हो। आपकी बहुत बड़ी कंपनी है जैसे एशियन पेंट जैसी कंपनी, वहां पर भी आप डायनामिक्स 365 का यूज कर सकते हो। यानी इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल सिस्टम, जो जैसे जैसे आपकी कंपनी का साइज बढ़ता जाएगा आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स पकड़ाते रहेंगे, देते रहेंगे। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डायनामिक्स 365। इसके अलावा छोटी कंपनीज को एक बहुत बड़ा फायदा और नजर आता है। देखिए, हम यूजुअली माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज पे काम करके बड़े हुए हैं, है ना? तो जितने भी छोटी कंपनीज है ना, उनमें जो लोकल सिस्टम, लीगेसी सिस्टम है, वो यूजुअली माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज यूज करते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट की शीट्स यूज करते हैं, है ना? तो डायनामिक 365 प्रोवाइड्स अ सीमलेस कनेक्टिविटी फ्रॉम डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स टू डायनामिक 365। यानी अगर आप ऑफिस 365 यूज करते हैं और आपने डायनामिक्स 365 का सॉफ्टवेयर यूज किया है, तो जो कनेक्टिविटी होगी ना वो बहुत सीमलेस होगी, जिसकी वजह से लीगेसी सिस्टम से आपके सारे डेटा को शिफ्ट करने में बहुत आसानी होगी। और फ्यूचर में भी कंपनी की जो मैनेजमेंट है और कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं वो इस सॉफ्टवेयर को ज्यादा सीमलेसली यूज कर सकते हैं। इस वजह से भी जो नई कंपनीज हैं वो कोशिश करती हैं कि डायनामिक्स 365 के पास जाएं इंस्टेड ऑफ बिग बल्की प्रोडक्ट्स लाइक सैप एंड ओरेकल। सारा काम क्लाउड पे हो रहा है, एज्यूर पे हो रहा है, ठीक है? तो आपको रियल टाइम डेटा मेंटेन करने के लिए सर्वर्स नहीं रखने पड़ते। अगेन आईटी का खर्चा बच गया। डायनामिक्स 365 का एक बहुत बड़ा यूज केस अब आहिस्ता आहिस्ता निकल के आ रहा है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि ओपन एआई में 49% ऑफ द स्टेक इज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, यानी चैट जीपीटी को माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रोडक्ट्स के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट कर सकता है। एक बहुत 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 बड़ा यूज केस है, जो मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर होगा माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी और उसके प्रोडक्ट वेंडर्स के लिए भी, जैसे ओली टेक्नोलॉजीज इन दिस केस। अब आते हैं कि ऑल ई टेक्नोलॉजीज क्या करता है। देखिए, सबसे बड़ा जो रेवेन्यू ऑल ई टेक्नोलॉजीज का आता है वो आता है इंप्लीमेंटेशन से, इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस डायनामिक्स 365 इन स्मॉल कंपनीज। अगर किसी भी कंपनी को डायनामिक्स 365 अपने सिस्टम्स में इंटीग्रेट करना है तो माइक्रोसॉफ्ट तो ये काम आके करेगा नहीं, ये काम करेगा ओली टेक्नोलॉजीज। ओली टेक्नोलॉजीज जो सारा डेटा है जो कंपनी के लीगेसी सिस्टम पे पड़ा है उसको उठा के न्यू डायनामिक्स 365 क्लाउड के ऊपर डालेगा। और अगर जिस भी तरीके की कस्टमाइजेबल जरूरतें हैं उस कंपनी की, वो इंप्लीमेंट करेगा उस कंपनी के साथ, ताकि वो कंपनी डायनामिक्स 365 को सीमलेसली यूज कर सके। अच्छा, यहां पर ना एक बात समझिए, ओली टेक्नोलॉजीज ना यहां पर माइक्रोसॉफ्ट के लिए कॉम्पिटिटर नहीं है बल्कि पार्टनर है। माइक्रोसॉफ्ट तो चाहता है बहुत सारी ऐसी कंपनीज आए जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स डिफरेंट छोटी छोटी कंपनीज को बेचे, है ना? तो इसीलिए जब भी किसी कंपनी के पास डायनामिक्स 365 की रिक्वायरमेंट आती है और वो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के पास जाती है कि माइक्रोसॉफ्ट हमें अपना प्रोडक्ट दे दीजिए,
तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट अपनी पार्टनर्स को कॉल अप करता है, ओली टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज को कॉल करता है कि आप जाके XYZ कंपनी में डायनेमिक्स 365 इंप्लीमेंट करके आइए। इंप्लीमेंट करने में 6 महीने से 18 महीने का टाइम लग जाता है। तो इट्स नॉट अ स्मॉल प्रोसेस। हाँ, उतना लंबा प्रोसेस भी नहीं है जो आईटी कंपनीज करती हैं, जैसे टीसीएस करती है, इन्फोसिस करती है। एक बार सिटी बैंक के लिए मेन फ्रेम इंप्लीमेंट कर दिया तो टीसीएस लगभग पूरी उम्र उनकी मेंटेनेंस करती रहती है। अच्छा, इसके अलावा ना इंप्लीमेंटेशन करने से पहले बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जिनको ये नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या ऑटोमेट करना चाहिए और किस तरीके से ऑटोमेट करना चाहिए। तो जो ओली टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज है ना, वो इन छोटी कंपनीज को कंसल्टेंसी भी देती हैं या डिजाइनिंग भी करती हैं कि किस तरीके से आप डायनेमिक्स 365 अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो वहां से भी इनको चार्जेस मिलते हैं और वहां से भी इनका रेवेन्यू आता है। अच्छा, इसके अलावा ना बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ डायनेमिक्स 365 इंप्लीमेंट नहीं करवाना चाहते अपनी कंपनी में। दे वांट टू गो बियॉन्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर ओन कंपनी। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जो चाहती है कि मुझे मोबाइल ऐप चाहिए जो हमारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो यूज कर सकें। तो ये काम ओली टेक्नोलॉजीज खुद करती है। ठीक है, वो डायनेमिक्स 365 इंप्लीमेंट करेगी, लेगेसी सिस्टम से कंपनी को लेके आएगी नए सिस्टम के ऊपर, क्लाउड के ऊपर। उसके अलावा वो डॉटनेट की हेल्प से आप कंपनी के लिए एक ऐप भी बना देंगे जो सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाएगी आपके कंपनी डेटा के साथ, कंपनी क्लाउड के साथ। इसके अलावा कंपनी क्लाउड सर्विसेज देती है, जो माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर क्लाउड है, उसमें किसी भी कंपनी को डेटा अगर ट्रांसफर करना है तो वो सर्विसेज देती है। यहाँ पर कंपनी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है कंपनी के साथ, जहां पर जो रेवेन्यू होता है वो रिकरिंग रेवेन्यू होता है। हालांकि आज के दिन में बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ दिस कंपनी डजंट कम फ्रॉम दिस रिकरिंग रेवेन्यूज। हालांकि आज के दिन में बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ओलीटेक यहां से नहीं आता। इसके अलावा कंपनी ना आउटसोर्सिंग का भी काम करती है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे जो माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर्स हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल यूरोप में है या अमेरिका में है। अब उन्होंने किसी भी कंपनी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 इंप्लीमेंट करने का ठेका ले तो लिया, लेकिन जो यूरोप में और अमेरिका के अंदर रिसोर्सेज है ना वो बहुत महंगे हैं। तो वो बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, वो अपने काम को सबलेट कर देती हैं टू छोटी कंपनीज लाइक ओली टेक्नोलॉजीज, है ना। तो ओली टेक के इंजीनियर्स इंडिया के अंदर बैठ के डायनामिक्स 365 इंप्लीमेंट करते हैं फॉर दोज क्लाइंट्स। ठीक है, हालांकि वो डायरेक्टली ऑर्डर उनको नहीं मिला हुआ, लेकिन यहां से भी वो ठीक ठाक मुनाफा कमा लेते हैं। हालांकि जो मार्जिन्स हैं वो आउटसोर्सिंग में उतने ज्यादा नहीं है जितने इन कंपैरिजन टू योर डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन है। इसके अलावा ओली टेक्नोलॉजी ना अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी बना रही है और माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर पर डाल रही है। यानी आप अपनी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना रहे हैं, उसको ऐप स्टोर पे जब डाल रहे हो, उसके बाद किसी भी क्लाइंट ने अगर उस ऐप को यूज किया तो आपको एक सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग फीस मिल जाएगी या फिर आपको एक सब्सक्रिप्शन मॉडल मिल जाएगा जो एक रिकरिंग रेवेन्यू होगा। फॉर एग्जांपल, इन्होंने रिसेंटली रियल एस्टेट के लिए एक ऐप बनाई है, रियल एस्टेट 365 करके, या एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल सेक्टर के लिए एक ऐप बनाई है। वो ऐप इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट प्ले स्टोर पर डाल दी। ठीक है, अब जो भी कोई क्लाइंट है जो इस ऐप को यूज करता है वो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन फीस ओली टेक्नोलॉजीज को पे कर सकता है। उस कंपनी को क्या फायदा होगा, उस कंपनी को एक रेडीमेड ऐप मिल गई जिसके थ्रू वो अपने सिस्टम्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो दिस इज अ न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम जो ओली टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर कर रही है। हालांकि अभी यहां से बहुत बड़ा रेवेन्यू नहीं आता, लेकिन मैनेजमेंट होपफुल है कि अगर यहां से रेवेन्यूज आने लगे तो दीज काइंड ऑफ रेवेन्यूज विल बी मच बेटर इन क्वालिटी। इसके अलावा आई थिंक एआई इज द ऑप्शनैलिटी दैट माइट प्ले आउट इन द फ्यूचर। मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी के पास एआई को लेवरेज करने का की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है फ्यूचर में। चलिए अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि कंपनी ग्रो कैसे करेगी। ये तो समझ में आ गया कि कंपनी करती क्या है, अब कंपनी ग्रो कैसे करेगी। मैनेजमेंट जो कह रही है वो कह रही है कि हम 20% CAGR से तो ग्रो कर ही देंगे और 2030 तक हम 1000 करोड़ रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन करते हैं। आज के दिन में कंपनी सिर्फ 140 करोड़ के आसपास रेवेन्यू कमाती है हर साल। इसको 7 गुना करने का प्लान है 2030 तक, और एटलीस्ट 20% CAGR से तो वो अपना रेवेन्यू ग्रो करना ही करना चाहते। कैसे होगा भाई? देखिए, जो सबसे बड़ा ग्रोथ ट्रिगर, ग्रोथ ड्राइवर आज के दिन में कंपनी में है ना, वो है कि कंपनी माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम में है जो खुद ही 20% से ज्यादा ग्रो कर रहा है। कंपनी डायनेमिक्स 365 बेचती है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 बनाता है, और डायनेमिक्स 365 की जो सेल्स है अक्रॉस द वर्ल्ड वो 20% से ऊपर है। इवन माइक्रोसॉफ्ट के जो एआई प्रोडक्ट्स हैं और जो क्लाउड सर्विसेज हैं वो भी 20% से ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है। यानी अगर ओली टेक्नोलॉजीज जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर की स्पीड से भी ग्रो कर रही है ना,
तो भी वो 20% की रेवेन्यू ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। सबसे बड़ा ग्रोथ ट्रिगर आज के दिन में कंपनी में ये है। उसके बाद दूसरा ग्रोथ ट्रिगर है कंपनी में वॉलेट शेयर एक्सपेंशन, यानी जो कंपनी के पास ऑलरेडी क्लाइंट्स है ना, उनको अपसेल करना। फॉर एग्जांपल, कंपनी के पास एक क्लाइंट है जो आज के दिन में सिर्फ सेल्स के लिए सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, उसी कंपनी को कोशिश करना कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर भी यूज करे या एचआर का सॉफ्टवेयर भी यूज करे, यानी उसी कंपनी का वॉलेट को इंक्रीज करना, साइज को इंक्रीज करना। ये बहुत बड़ा ट्रिगर क्यों हो सकता है? क्योंकि आज के दिन में ना जो ओली टेक्नोलॉजीज के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है ना, वहां से 80% ऑफ देयर रेवेन्यू आता है। यानी कंपनी के साथ जो एक बार मिल गया, कंपनी से जो एक बार काम करवाने लग गया, वो कंपनी को बार बार नई काम देता रहता है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि क्लाइंट्स को आपके ऊपर भरोसा है ना। तीसरा तरीका है ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। देखिए, आज से 4-5 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का मेजोरिटी जो रेवेन्यू आता था ना, वो इंडिया से आता था, लेकिन कंपनी ने पिछले 3-4 साल में अमेरिका के अंदर एक्सपेंड किया और आज के दिन में 40-45% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू अमेरिका से आता है। तो यानी कंपनी के पास पोटेंशियल है डिफरेंट ज्योग्राफीज में जाकर एक्सपेंड करने की। आज के दिन में यूरोप से इनका बहुत छोटा रेवेन्यू आता है, यूरोप में एक्सपेंड कर सकते हैं। कंपनी अफ्रीका में एक्सपेंड कर सकती है, क्योंकि अफ्रीका में जो बैंक्स और बड़ी कंपनीज है ना, वहां पर कंपनी ने ऑलरेडी अपना फुट होल्ड जमा के रखा है। ठीक है, तो हो सकता है कि अफ्रीका से इनके रेवेन्यूज इंक्रीज हो, उसके बाद मिडल ईस्ट से इनके रेवेन्यूज इंक्रीज हो सकते हैं। रिसेंटली कंपनी ने एक प्रोजेक्ट भी विन किया है, शायद $500,000 का, यूएई के अंदर। उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। कनाडा में रिसेंटली इन्होंने एक $3 मिलियन का प्रोजेक्ट लिया है। तो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है, ये जो 20% 25% ग्रोथ की हम जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उसके लिए। अगला ग्रोथ फिगर मेरे हिसाब से नए नए प्रोडक्ट्स होने वाले हैं, स्पेशली जो इनके एआई प्रोडक्ट्स है ना। इनके पास ब्लेसिंग है माइक्रोसॉफ्ट की, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ एआई, है ना। तो ये एआई के नए प्रोडक्ट्स अपने क्लाइंट्स को बेच सकते हैं और नए नए क्लाइंट्स को अपने शील्ड के अंदर लेके आ सकते हैं। एआई के अलावा भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, इन्होंने रिसेंटली साइबर सिक्योरिटी लॉन्च किया है ना, तो उसकी जो मार्केट है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से आपका टैम इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आप नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं। कंपनी का डेटा इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स लेने का भी प्लान है ना। तो जैसे जैसे नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, आपके पास नई नई कंपनीज आएंगी। उसके बाद कंपनी ने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट प्ले स्टोर के ऊपर लॉन्च किए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ ट्रिगर हो सकता है अगर कंपनी ने अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और उनकी मार्केटिंग अच्छी की तो। अच्छा, एक और बात समझिए, मैंने बात की थी कि कंपनी 20% से ग्रो करना चाहती है, लेकिन FY30 तक कंपनी 1000 करोड़ का रेवेन्यू करना चाहती है। 1000 करोड़ का अगर कंपनी को रेवेन्यू करना है तो कंपनी को 40% या 50% CAGR से ग्रो करना पड़ेगा अगले 5-6 साल तक लगातार। ऐसा कंपनी कैसे कर सकती है? ये सिर्फ पॉसिबल है जब कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ करे। इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब कंपनी एक्विजिशंस और मर्जर्स करे। मैंने जैगल वाली वीडियो में मर्जर्स और एक्विजिशंस के बारे में बहुत डिटेल में बात की थी कि कैसे छोटी आईटी कंपनीज को अगर ग्रो करना है तो मर्जर्स और एक्विजिशंस उनके पास एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है, और खासकर छोटी कंपनी के पास, क्योंकि छोटी कंपनी अपने प्रोसेसेस को बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर सकती है। इन लाइट ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी अगर एआई आ गया तो छोटी कंपनी जल्दी अडेप्ट हो जाएगी इन कंपैरिजन टू जो बड़ी कंपनी है, आईटी कंपनी जैसे टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनीज होगी, है ना। आज के दिन में कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर 140 करोड़ के आसपास का कैश है। ये पिछले 2 साल से बड़ा है कैश इनके पास। ये कैश कंपनी कहां पर यूज करेगी? ये कैश कंपनी यूज करना चाहती है मर्जर्स और एक्विजिशन में। अब मर्जर्स किसका होगा, कब होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, किस वैल्यूएशन पे होगा, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आज के दिन में मैनेजमेंट के पास भी नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है, बोथ अपसाइड ट्रिगर एज वेल एज डाउनसाइड ट्रिगर। क्योंकि मैंने पिछली बहुत सारी वीडियोस में आपको बात की है कि मर्जर्स कंपनी कर तो लेती हैं, लेकिन उनको पचाना, उसकी सिनर्जी लेके आना, ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। ऐसा हमने पास्ट में भी देखा था और ऐसा फ्यूचर में भी होता रहेगा। जब भी कोई कंपनी किसी छोटी कंपनी को एक्वायर करती है तो इनिशियली तो शेयर मार्केट उसे चीयर करती है ना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब रियलिटी सेट्स इन, जब हम देखते हैं कि कंपनी के मार्जिन्स डिक्रीज होने लगे, कंपनी की सेल्स उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई, सुदर्शन केमिकल में हम देख रहे हैं या पीसीबीएल में हमने देखा, उसी तरीके से हो सकता है कि इस कंपनी में भी ऐसा केस हो, विच ब्रिंग्स मी टू द रिस्क एसोसिएटेड विद दिस कंपनी।
सबसे बड़ा इस कंपनी के अंदर जो रिस्क है वो ये है कि कंपनी की ओवर डिपेंडेंस है माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर। एट द एंड ऑफ द डे ओली टेक्नोलॉजीज क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट बेचता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट अपनी पॉलिसी के अंदर कोई चेंज ले आए तो ओली टेक्नोलॉजीज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वन सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो गया कंपनी के अंदर। अगर माइक्रोसॉफ्ट के साथ धंधा आता रहता है तो कंपनी अच्छा करती रहेगी, अगर माइक्रोसॉफ्ट से धंधा नहीं आता तो कंपनी अच्छा नहीं करेगी। इससे बड़ा रिस्क क्या होगा, अगर माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी बिजनेस पॉलिसी चेंज कर दी या अपने चैनल पार्टनर्स को इंसेंटिव्स देने की पॉलिसी चेंज कर दी, तो उसका इंपैक्ट ओली टेक्नोलॉजीज के ऊपर क्या होगा। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है आज के दिन में इस कंपनी के ऊपर। एक दिन में पूरी कंपनी खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। दूसरा रिस्क, रेवेन्यू हम उम्मीद कर रहे हैं कि 20% से ग्रो होगा, पर क्या होगा, सवाल ये उठता है। क्योंकि इस क्वार्टर में, Q1 FY26 में रेवेन्यू ग्रोथ नहीं नजर आई, कोई रेवेन्यू ग्रोथ नहीं नजर आई। और सारे एनालिस्ट बार बार मैनेजमेंट को सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर ग्रिल कर रहे थे कि क्या हम जो 20% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो होगी। मैनेजमेंट तो होपफुल है कि बिल्कुल होगी, कोई मैनेजमेंट बोलेगी भी नहीं कि नहीं होगी, है ना। तो हमें 20% की ग्रोथ चाहिए इस बिजनेस में, तभी बात बनेगी, तभी इन्वेस्टर का पैसा बन सकता है, नहीं तो कोई पैसा नहीं बनेगा। उसके बाद कंपनी के मार्जिन्स भी स्टेबल नहीं रहे हैं, फ्लक्चुएट करते रहे हैं, कभी 15%, कभी 17%, कभी 25%, कभी 27%। फॉर एग्जांपल लास्ट क्वार्टर में जो इनके मार्जिन्स थे वो बहुत हाई थे, इस क्वार्टर में अगेन मार्जिन्स नीचे आ गए हैं। तो इन्वेस्टर्स बार बार ये जानना चाहते हैं मैनेजमेंट से कि क्या ये जो 22% के 21% के मार्जिन्स हैं वो सस्टेनेबल हैं। अनदर कंसर्न इज ट्रंप के टैरिफ। अब आईटी कंपनीज के ऊपर आज के दिन में टैरिफ्स नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ट्रंप का कोई भरोसा तो है नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो इनके क्लाइंट्स है उनके धंधे पे तो इंपैक्ट पड़ रहा है ना। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो इंडिया से इंपोर्ट करती थी या चाइना से इंपोर्ट करती थी, उनका धंधा तो ठप हो गया। अब उनका धंधा ही ठप हो गया तो आईटी इज अ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। अगर डिस्क्रिशन होता है ना, किसी कंपनी के पास ज्यादा पैसे होते हैं जब भी वो आईटी के अंदर इन्वेस्ट करता है। अगर इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी अगर नीचे जाने लग गई तो जो ये कंपनीज आईटी के ऊपर स्पेंड कर रही थी ना, वो स्पेंडिंग कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ओनली के ऊपर इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगला रिस्क है कंपनी का फ्यूचर। आज के दिन में जो कंपनी का धंधा आ रहा है ना, वो मैक्सिमम आ रहा है ईआरपी और सीआरएम को इंप्लीमेंट करने में। अब एआई आ गया, ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि एआई की वजह से धंधा आएगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एआई कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आ जाए जिसकी वजह से ओली के या फिर डायनामिक्स 365 की कंपनीज को जरूरत ही ना पड़े। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर सबसे बड़ा खतरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है ना। तो फ्यूचर में बिजनेस क्या होगा, ये सवाल उठता है। इसको हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं टर्मिनल रिस्क, कि कंपनी के अंदर टर्मिनल रिस्क है। हमें नहीं पता 5 साल के बाद, 10 साल के बाद सॉफ्टवेयर कंपनीज की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, है ना। पहले हमको क्वेरीज लिखनी पड़ती थी एसक्यूएल के अंदर, अब तो एआई के अंदर कोई भी आदमी क्वेरी पूछ सकता है और मनचाहा जवाब पा सकता है विद द हेल्प ऑफ क्लाउड या फिर इंटरनेट की हेल्प से, है ना। इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन एक और रिस्क है। कंपनी के पास 150 करोड़ रुपए पड़े तो हैं, इसको कंपनी कैसे यूज करेगी या नहीं करेगी। कई मैनेजमेंट्स ऐसी भी होती हैं जिनकी नीयत अच्छी नहीं होती, है ना। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कंपनी किसको एक्वायर करने वाली है, उसकी सिनर्जी आएगी या नहीं आएगी, कंपनी इस तरीके से ग्रो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये देखने वाली बात है। ये बहुत 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 क्लोजली ट्रैक करना है हमको। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक चीज की बात करूंगा जो मुझे खटकती है कंपनी के अंदर। कंपनी ना अपनी ऑर्डर बुक डिस्क्लोज नहीं करती कि उनके पास कितने ऑर्डर्स हैं। इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर ये एनालाइज नहीं कर पाता कि फ्यूचर के अंदर कंपनी के रेवेन्यूज कैसे होने वाले हैं। तो ये मुझे कंपनी में समस्या नजर आती है या डिस्क्लोजर्स में समस्या नजर आती है, मैनेजमेंट ऐसा क्यों नहीं कर रही। हालांकि ये छोटी कंपनी है, कौन कॉल्स कर रही है, यही बहुत बड़ी बात है ना। बहुत सारी छोटी कंपनीज तो, या मेजोरिटी ऑफ छोटी कंपनीज तो कौन कॉल्स भी नहीं करती हैं। एटलीस्ट यहाँ पर मैनेजमेंट सामने आती तो है इन्वेस्टर के और सवालों के जवाब तो देती है। अच्छा, वैल्यूएशन कंपनी की बहुत ट्रिकी होने वाली है, आई विल टेल यू व्हाई। कंपनी की जो मार्केट कैप है ना आज के दिन में वो 600 करोड़ के आसपास है, ठीक है। कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर 140 करोड़ के आसपास पड़े हैं, यानी जो इफेक्टिव मार्केट कैप है ना कंपनी की, वो 600 करोड़ माइनस 150 करोड़ होनी चाहिए, यानी लगभग 450 करोड़ की कंपनी हम मान सकते हैं इसको आज के दिन में, ठीक है। लेकिन सपोज कीजिए कैलकुलेशन की आसानी के लिए हम 500 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैप मान लेते हैं। कंपनी जो पैट कमा रही है उसके हिसाब से जो इनकी पीई रेशो आती है वो 17x के आसपास की आती है आज के दिन में। अब 17x की पीई इस कंपनी के लिए कैसी है, सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये है। देखिए, ये कंपनी कोई प्रोडक्ट कंपनी नहीं है,
जैसे जैगल कंपनी थी, जैगल अपने प्रोडक्ट्स बनाती थी, खुद बेचती थी, किसी और कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। लेकिन ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए इस कंपनी को उतनी हाई वैल्यूएशन नहीं मिलनी चाहिए जितनी हाई जैगल को मिलती है। पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है। जैगल तो 60-70 की पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो उसको तो छोड़ देते हैं हम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंपैरिजन करते हैं बड़ी कंपनीज के साथ, जो टीसीएस होगी, इन्फोसिस होगी या विप्रो होगी। आज के दिन में ये कंपनीज ट्रेड कर रही हैं लगभग 25x के पीई के आसपास। अब 25x का पीई भी मुझे ऐसा लगता है कि ओली टेक्नोलॉजीज को शायद इससे बेटर पीई मिलना चाहिए। क्यों बेटर मिलना चाहिए? क्योंकि ओली की जो ग्रोथ है वो फार बेटर है इन कंपैरिजन टू दिस बिग आईटी प्लेयर्स। 20% के आसपास की ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो अगर ग्रोथ ज्यादा है ओली में, तो यहाँ पर वैल्यूएशंस भी ज्यादा मिलनी चाहिए। जैगल की ग्रोथ 50%, 40% के आसपास थी, इसीलिए उसको 60-70 का पीई मिलता था। यहाँ पर ग्रोथ 20 के आसपास है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को 25 से ऊपर तो पीई मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हम जो बुल केस बनाएंगे उसमें जो कंपनी की पीई ले रहे हैं वो हम 30x ले रहे हैं। जो बेस केस बना रहे हैं उसमें हम कंपनी की 25x का पीई ले रहे हैं, और जो बेयर केस बना रहे हैं उसमें कंपनी का मल्टीपल हम 20x के आसपास ले रहे हैं। आज के दिन में कंपनी 17x पे ट्रेड कर रही है। तो जो हमारा वैल्यूएशन मॉडल है ना, वो ये कहता है कि कंपनी की वैल्यूएशन री रेटिंग होनी चाहिए। आज के दिन में जो 15-17 का जो पीई है वो बढ़ के एटलीस्ट 20 का पीई तो कंपनी का चला जाना चाहिए। तो अगर कोई बंदा इस कंपनी में इन्वेस्ट करता है ना, तो इस वैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से वो बेट कर रहा है कि मार्केट में इस कंपनी की इज्जत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। और इस कंपनी की इज्जत कब बढ़ेगी? जब मैनेजमेंट कंसिस्टेंटली अपने जो रेवेन्यू प्रोजेक्शंस है ना उस पर डिलीवर करेगी। अगर ये कंपनी 20-25% से ग्रो करती रहती है ना अगले 3-4 साल में, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए हमारे दिमाग में कि कंपनी की री रेटिंग होगी। शायद इसको 25x का मल्टीपल तो मिल ही जाएगा। और अगर बुलिश मार्केट आ जाती है 2028 तक, 2029 तक, तो शायद 30 का या 35 का मल्टीपल भी मिलने लग जाए। लेकिन हाँ, इस कंपनी को उतना मल्टीपल नहीं मिलेगा जितना जैगल जैसी प्रोडक्ट कंपनीज को मिलता है, ये बात तो श्योर है। कंपनी के जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 20% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं मैं 2028 तक। जो मार्जिन्स हैं वो मैं कॉन्ट्रैक्शन की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, क्योंकि कंपनी के मार्जिन्स ना बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं और कोई गारंटी नहीं है कि कंपनी 21-22% से ग्रो करेगी ही करेगी। जो मार्जिन है इनके ये ऐसे रहेंगे, इंटेक्ट रहेंगे ही रहेंगे। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि हर साल कंपनी के 1% मार्जिन कम हो जाएंगे। 2026 में 21%, 2027 में 20% और 2028 में 19% मैंने एज्यूम कर लिया है, ठीक है। उसके हिसाब से जो मैंने कंपनी का पैट एज्यूम किया है वो 2028 तक कंपनी 40 करोड़ का प्रॉफिट कमाने लग जाएगी, ठीक है। उसके हिसाब से अगर कंपनी की आज मार्केट कैप हम 500 करोड़ मानते हैं कैश को एडजस्ट करते हुए, तो 500 करोड़ डिवाइडेड बाई 40 करोड़ इज लगभग 12x। तो आज के दिन में फॉरवर्ड मल्टीपल पे कंपनी 12x के मल्टीपल पे मिल रही है, जो बहुत महंगी नहीं है कंसीडरिंग यहां पर ग्रोथ आ सकती है। पैग रेशो भी कंपनी का आज के दिन में हमें 1 से नीचे नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी आज के दिन में 17x या 20x के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है और 20% से ये फ्यूचर ग्रोथ आने की उम्मीद है। तो शायद जो इनका जो पैग रेशो है वो भी 1 से नीचे है, विच मेक्स दिस कंपनी वेरी अट्रैक्टिव। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि ये एक स्मॉल कैप है। कंपनी के फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, पास होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि मोस्टली जो छोटी कंपनीज लिस्ट होती है ना, वो मेजोरिटी ऑफ देम 80% ऑफ देम आर डूम्ड टू फेल। ये सच्चाई है। सिर्फ 15 या 20% ऐसी कंपनीज होंगी स्मॉल और मिड कैप स्पेस में जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। क्या ओली टेक्नोलॉजीज उनमें से एक है? प्रश्न चिन्ह है, नहीं पता, फ्यूचर में ही पता चलेगा। ये देखकर कि आज के दिन में ये सस्ती कंपनी है, डोंट जंप द गन, ठीक है। ऐसा नहीं है आंख बंद करके तुमने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, ये वो मौका नहीं है, ठीक है। अगर इस तरीके के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो सोच समझ के बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर के साथ ही इन्वेस्ट करना, ठीक है। उसके बाद मैंने बुल केस और बेयर केस और बेस केस बनाया है, जिसके हिसाब से बुल केस के हिसाब से कंपनी 28% CAGR का रिटर्न दे देगी 2028 तक। बेस केस में 20x का रिटर्न 20% का रिटर्न मिल जाएगा, और बेयर केस में हमें 10-11% का रिटर्न मिल जाएगा, विच इज मच बेटर देन FD रेट, है ना। तो उस हिसाब से कंपनी अट्रैक्टिव लग रही है, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे, किसी और इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।